अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी और अमन मुआहिदा तय पाने से मशरकी वस्ता को अपनी लपेट में लेने वाली 107 रोजा जंग का खात्मा और तिजारती आबी गुजरगाह आबनाए हुर्मुज का दोबारा बहाल होना मुमकिन होने जा रहा है। इस ब्रेक थ्रू के पीछे सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान का रहा, जबकि कतर और दीगर दोस्त ममालिक की सिफारती कोशिशों ने भी भरपूर किरदार अदा किया। मुआहिदे का बाकायदा ऐलान बजरिया एक्स वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले किया। उनका कहना था कि दोनों फरीकैन ने लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों को फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया है। हम तनाज़े का सिफारती हल तलाश करने के अज़म पर अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अलबत्ता अब से कुछ देर कबल अमरीकी नायब सदर जनाब JD वैंस की जानिब से बताया गया है कि मफाहमती यादाश्त पर अमरीका और ईरान ने दस्तखत कर दिए हैं। मुआहिदे पर इतवार के रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत किए, जबकि मुआहिदे का मतन रवा हफ्ते जारी किया जाएगा। आज कौमी असम्बली इजलास में खिताब के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ईरान अमरीका अमन मुआहिदे का क्रेडिट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को देते हुए कहा कि जंग के शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल ने अपने शब रोज़ वक्फ कर दिए। वो इस सारे अरसे में दिन रात जागते रहे। वजीर आजम ने कौम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि जिनीवा में होने वाली ईरान अमरीका डील की तकरीब पाकिस्तान की मेजबानी में होगी। मैं पाकिस्तानी कौम समेत पूरी आलमी बरादरी को इस कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अमन के इस अमल में तकरीब जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। मुआहिदे का सबसे फौरी असर तेल की कीमतों पर पड़ा। आबनाए हुर्मुज के खुलने की खबर के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें $80 फी बैरल तक गिर गईं और आज नए हफ्ते के आगाज पर दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंजेस में भी मुस्बत रुझान देखने को मिला, जबकि बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से अमन मुआहिदे का भरपूर खैर मकदम किया जा रहा है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन, यूरोपीय यूनियन, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे अमन की जानिब अहम कदम करार दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा आर्जी जंग बंदी में मजीद 60 रोज़ की तोसी, जिस दौरान मुस्तकिल मुआहिदे के लिए हतमी मुज़ाकरात होंगे। तमाम महाजों बशमूल लेबनान पर फौजी कार्रवाइयों का फौरी और मुस्तकिल खात्मा होगा। अमरीका की जानिब से बहरी नाकाबंदी का खात्मा और आबनाए हुर्मुज को गैर मशरूत तौर पर तिजारती जहाज़रानी के लिए खोला जाएगा और उस पर कोई टोल टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। ईरान के बैरून मुल्क मुंजमद $24 अरब के असासों की वापसी शुरू की जाएगी और पाबंदियां हटाने के लिए 60 रोज़ का वक्त मुकर्रर होगा। ईरान को गैर अस्करी मकासद के लिए महदूद और कम तरीन सतह पर यूरेनियम इनरिचमेंट की इजाज़त होगी। ये ईरान की बिलाशुबा जीत है कि वो 2015 के बाद इस मुआहिदे में भी महदूद पैमाने पर यूरेनियम इनरिचमेंट की शर्त मनवाने में कामयाब रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई साहब का कहना है कि मुआहिदे पर दस्तखत से कबल ईरानी वफ्द खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक और हमसाया रियासतों का दौरा करेंगे। बंदी के बावजूद इजराइल लेबनान में हमले जारी रखे हुए है, जिसके बायस मुआहिदे पर अमल दरामद की सूरत का बगौर जायजा लिया जाएगा। ईरानी क़यादत और शहरियों पर अमरीकी इजरायली मजालिम कभी नहीं भूलेंगे। आलमी सिफारतकारी में तो पाकिस्तान की सालसी का डंका बज रहा है, मगर बदकिस्मती से अंदरूनी सियासत की खलीज खत्म होने का नाम नहीं ले रही। गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को 5वीं मरतबा आंख के इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन ना उनकी फैमिली को कानो कान खबर हुई और ना ही उनके ज़ाती मौलजीन को मुतला किया गया। UIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब आज असम्बली में खिताब करते हुए कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जेल से बाहर आने दें। अगर एक शख्स की वजह से मुल्क तनाव का शिकार है तो उसे रिहा करें। मैं तो आज भी कहता हूं कि इमरान खान को बाहर आने दे। सियासत में अगर उनकी गिरफ्तारी की वजह से तलखी है, हमें मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर एक बिरादराना और हम आहंगी की फजा पैदा करने के लिए एक शख्स की कुर्बानी कोई मसला नहीं है। आ जाए बाहर मैदान में सियासत। हमें ज्वाइन करें दिफाई तज्जियाकार एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। चिश्ती साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि सारे अमल में ऑन द होल हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस डेवलपमेंट और पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी विक्ट्री है? बहुत शुक्रिया मिस अलीना, आपने इनवाइट किया। देखिए, एंड ऑफ द डे जो भी 8 बिलियन लोग इस दुनिया में रहते हैं, तमाम के लिए एक साइन ऑफ रिलीफ है, इररिस्पेक्टिव किसको क्रेडिट ज्यादा गया या किसको नहीं गया। जब इस्लामाबाद अकॉर्ड हो रहा था उस वक्त भी कुछ दोस्त मुझसे पूछते थे कि अगर ये नाकाम हो गया इसका मतलब पाकिस्तान पर भी इल्जाम आएगा, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये एक प्लेटफॉर्म के अहल हो जाना, यानी क्रेडिबल हो जाना कि इस्लामाबाद को या पाकिस्तान लीडरशिप को इस काबिल माना गया है
ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो हम होस्ट कर सकते हैं, ये इटसेल्फ एक न्यू फाउंड हमारी लीवरेज कह लें या रियलिटी कह लें। मुज़ाकरात नाकाम हो भी जाते तब भी मैं उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान की रेलेवेंस गेन हो गई, क्योंकि कन्वर्जेंस हमने करनी है, हमने ट्रस्ट बिल्ड करना है, हमने कनेक्ट करना है। हम डिग्री टू एग्रीमेंट एक लिमिट से ज्यादा प्रेशराइज पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान का ज्यादा रोल प्रोमिनेंट इसलिए रहा है कि दो ममालिक हम पल्ला नहीं थे, एक तरफ सुपर पावर बैक बाय इजराइल, एक तरफ वो मुल्क 47 साल से सैंक्शन लगे हुए हैं, बैंकिंग सिस्टम नकारा है, उनके एसेट्स फ्रीज किए जा चुके हैं, तेल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता दुनिया में तीसरे नंबर पर होने के बावजूद। तो एक तरफ निस्बतन कमजोर, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क भी और सदर भी। और वो सदर जो रोजाना की बुनियाद पर मीडिया पर आकर आपने देखा था कि एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते थे जी या मायूसी बढ़ा देते थे। तो आई थिंक इनमें एक ब्रिज करना गैप एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था। और आपने याद करें कि प्रेसिडेंट ओबामा ने कराया था JCPOA 2015 में। मैं ढूंढ रहा था उनका कोई रोजाना की बुनियाद पर, हफ्ते की बुनियाद पर या महीने की बुनियाद पर, हालांकि तकरीबन 1.5 साल मुज़ाकरात चले, बयान पॉलिसी वाइज नहीं आया था एवरीडे बेसिस पे। तो यहाँ चैलेंजिंग इसलिए था कि प्रेसिडेंट खुद ट्रम्प मीडिया पर आकर कुछ ना कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन, मायूसी, फ्रस्ट्रेशन, कूलनेस, फिर इत्मीनान और पता नहीं क्या क्या फेजेस से पूरे 8 बिलियन लोगों को जो इस ग्लोब पे रहते हैं उनको गुजार देते थे ओवरनाइट। तो आई थिंक ये इसलिए मैं चैलेंज ज्यादा मानता हूं और इसीलिए ज्यादा क्रेडिबिलिटी है। कमिंग बैक टू जेनेवा, देखिए बहुत सारे पाकिस्तानी हम सोचते हैं कि ये पाकिस्तान में होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन देखिए ये इटसेल्फ अभी भी होस्ट हम ही कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑप्टिकली, फिजिकली मीडिया का फोकस जेनेवा होगा, लेकिन पाकिस्तान प्रॉब्ली आउट ऑफ फोकस बिल्कुल नहीं हुआ है। एब्सोल्युटली। बट चिश्ती साहब ये ज़रूर बताइए, हम उस JCPO के भी हवाले से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले ओवरऑल जो जिस किस्म की हमें एक फ़िज़ा नज़र आ रही है जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो 28 फरवरी से कबल की बात है, जो एक सिनेरियो था, उसी पर आपके ख्याल में ये इत्तेफाक हुआ है? देखिए ये आपको याद होगा जब इस्लामाबाद में बात हो रही थी तो इस्लामाबाद अकॉर्ड लफ्ज यूज किया जाता था, फिर कहा जाता था इस्लामाबाद एग्रीमेंट, राइट, और फिर होते होते मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आया और फिर लेटर ऑफ इंटेंट तक पहुंच गया। इनमें शेड्स का फर्क है। शेड्स का फर्क यह है कि जब आप अकॉर्ड या एग्रीमेंट करते हैं आप थोड़ी बाइंडिंग होती है, आप पर मॉरल भी, लीगल भी, डिप्लोमेटिक भी, लेकिन जब आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं तो वो खुदा ना खास्ता स्पॉयलर्स कोई भी उसको मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं कॉन्शियस रहना चाहता हूं, मैं पेसिमिस्ट साउंड नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें सारे का सारा इम्तिहान प्रेसिडेंट ट्रंप का है, उनकी लीडरशिप का है, क्योंकि सारा दारोमदार इस पर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कितना ऑनर करवा सकते हैं वो एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग इजराइल से खास तौर पर। तो अब मुझे तो अभी भी बहुत उम्मीद है कि इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का दिया ही इसलिए गया है कि ऑप्टिकली थोड़ा फोकस दुनिया का हटे। कोई दुनिया में मेरा ख्याल रिसेंट मॉडर्न हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर से भी इंक्लूड कर ले तो नहीं आया जिसके अंदर लीडर्स रोजाना की बुनियाद पर अपडेट खुद दे रहे हों, रिजल्ट अनाउंस कर रहे हों, फतह, शिकस्त, डिस्ट्रक्शन, डैमेज, कामयाबियां, ये एक ही वक्त में चल रही होती थी। वी वर बम्बार्डेड विद द इंफॉर्मेशन। आप एग्री करेंगे? खामनाई साहब, मरहूम खामनाई साहब, जनवरी में उनका एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा, मैं आई वुड वांट टू पुट इट फॉरवर्ड एज वेल। उन्होंने लिखा था कि वी विल ब्रिंग द एनिमी टू इट्स नीज। आप यही आपने होता हुआ देखा चिश्ती साहब? देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प लॉजिकल बात कर रहे हैं कि देखिए होती क्या है, जंग लड़ी क्यों जाती है। पहली सिंपल बात यह है कि जब डिप्लोमेटिक मीन्स फेल हो जाते हैं फिर आप जंग पे चले जाते हैं। यही हमने रिपीटेडली देखा। हु इज जस्टिफाइड, हु इज नॉट जस्टिफाइड, उसको सेपरेट कर देते हैं। जंग जब होती है तो मैं अक्सर कहता हूं, और ये मेरा मानना है, कि ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी होती है थ्रू मिलिट्री मीन्स। मिलिट्री मीन्स आपको फैसिलिटेट करते हैं डिप्लोमेटिकली। दैट मीन्स जो आपके डिप्लोमेट्स हैं उनको मदद मिलती है अगर एक मुल्क जंग हारा हो या जीता हो। यहाँ क्योंकि क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट विक्ट्री या डिफीट नहीं है, तो दोनों मुल्कों के लिए या दोनों साइडों के लिए मुश्किल पेश आ रही है ऑप्टिकली जस्टिफाई करना, बिकॉज एक तरफ सुपर पावर है, जाहिर है वो अभी भी सबसे बड़ी पावर है, दूसरी तरफ ईरान है जिसने न्यू फाउंड लीवरेज हासिल किया है, खासतौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, खासतौर पर उसने जंग को रीजनलाइज कर दिया। तो एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट उसने सस्ते ड्रोन करके अमेरिका और इजराइल पर इम्पोज भी की। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं, आपकी बात ठीक है कि चाहेगा ईरान भी कि हम इसको आगे चलाएं। घुटने टेकने की बात मैं अब इसलिए नहीं कर सकता कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अमेरिका के डेफिनेटली हासिल नहीं हुए, यहां तक मैं जा सकता हूं। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल ना होने की वजह से मुज़ाकरात लंबे हुए हैं। थोड़ी देर हाइपोथेटिकली मैं कमेंट का क्लोज करने के बाद ये कहना चाहूंगा, थोड़ी देर एज्यूम कर लेते हैं कि खुदा ना खास्ता ईरान को बुरी तरह शिकस्त होती है, अमेरिका बुरी तरह और बहुत अच्छे तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हावी होता, तो मुज़ाकरात इतने महीने चलने थे, चंद घंटे में दस्तखत होने थे कि जनाब सबसर्विएंट हैं, आप हमारे मानेंगे, आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, यहाँ दस्तखत करेंगे, ये इंस्पेक्शन खोलेंगे और ये मटेरियल हम इतने दिनों में उठा के ले जाएंगे।
इसी तरह की बात होगी। इजराइल की जानिब से और उनके ऑफिशियल्स की जानिब से बार बार इस बात पे स्ट्रेस दिया जा रहा है कि लेबनान पे जो स्ट्राइक्स है उससे वो बिल्कुल किसी भी तौर पे दस्तबरदार नहीं हो रहे। आपको लग रहा है कि इजराइल की जानिब से ये एक स्पॉइलर का किरदार मजीद भी चलता हुआ नजर आएगा इसमें, और इवन रीजन के भी लिहाज से बताइएगा कि यहाँ पर भी जो प्रॉक्सीज हैं वो अपना रोल आपके ख्याल में प्ले करती रहेंगी? जी, ये तो ऑनगोइंग एक चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है। और इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, बुनियादी तौर पर इजराइल क्यों चाह रहा था कि अमन कायम परमानेंट ना हो, डॉक्यूमेंट ना हो, उसके लिए या तो जंग सूट करती है इजराइल को, या नो वॉर नो पीस सूट करता है। जंग तो ऑब्वियसली उनके पास एक लिबर्टी रहती है डायरेक्ट अटैक करने की। नो वॉर पीस जो हमने देखा पिछले दिनों में, चंद हफ्तों में, उसका मतलब ये था कि इजराइल की लिबर्टी ऑफ एक्शन कर्टेल नहीं होती। एज एंड व्हेन बेसिस पर वो ईरान पर हमला कर देता था, एज एंड व्हेन बेसिस पर उसने, आपने देखा कि वो लेबनान पे हमला करके हिजबुल्लाह को डैमेज करता था। तो उसने ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में रखना चाहता था, तो उसके लिए तो बिल्कुल ये पीस अकॉर्ड ठीक नहीं है। तो आपको लग रहा है कि इस मुमकिन अरेंजमेंट को अब किस तरह से आगे लेकर ये बढ़ेंगे और हतमी मुआहदे के तनाजुर में ये कितना फिर अहम होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल इसलिए है कि सारी की सारा दारो मदार इसी पर है कि ईरान और अमेरिका इसको मैनिफेस्ट किस तरह करते हैं, यानी कि जो लिखेंगे वो ऑनर कितना करते हैं। मोर सो क्योंकि स्पॉयलर्स अमेरिका की तरफ ज्यादा बड़ा है, इजराइल और अमेरिकन प्रेसिडेंट की रिट भी एस्टेब्लिश इसी से होगी। ओवर द डेज, ओवर द वीक्स हमने ये देखा और ये इंप्रेशन पैदा हुआ या मिसपरसेप्शन पैदा हुई ईरानियन के ज़हन में पर्टिकुलरली, और दुनिया के इन जनरल, कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं पॉसिबली सब कुछ नेतन्याहू करवा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने साबित करना है कि ये जो कुछ मैंने किया गलती, या वो तो तारीख याद रखेगी कि सही किया कि नहीं किया, लेकिन उनको ये साबित करना है कि ड्राइविंग सीट पर मैं हूं, डिसीजन मेकिंग मेरा होगा, और अगर मैं कमिट करूंगा तो ऑनर करूंगा। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा इम्तिहान उनकी लीडरशिप का। अब पार्ट 2 शुरू हुआ है। जंग अपनी जगह थी, ये जो अमन है इसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प की क्रेडिबिलिटी वापस आनी चाहिए ओवर द पीरियड टाइम, जो मुझे लगता है इन्फ्लुएंस उनका कम हुआ है। राइट। एंड चिश्ती साहब, जाते जाते लास्ट सवाल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान इकोनॉमिकली, क्योंकि एक बुनियादी सवाल बार बार रेस किया जा रहा है कि वाइल वीव एक्चुअली मेजरली प्लेड द रोल ऑफ अ मीडिएटर और काफ़ी एक सिग्निफिकेंट हमारा रोल रहा जो दुनिया इसकी मोतरफ है, सो पाकिस्तान इकोनॉमिकली इसको कैसे अपने लिए ट्रांसलेट कर सकता है? जी देखिए, वो तो डिपेंड करेगा कि हम इसको अब वैल्यू ऐड कैसे करते हैं अपनी पोजीशन को, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प इस वक्त बहुत सॉफ्ट है, हमारी लीडरशिप कितना बड़ी गुडविल है। हमें ये करना चाहिए कि हम नेक्स्ट डोर ईरान के नेबर हैं, जहां दुनिया में तीसरे नंबर पर ऑयल रिजर्व्स हैं। हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाते और नहीं ले सके ओवर द डिकेड्स, क्योंकि सैंक्शंस लगी हुई थी। तो आई थिंक अगर इंडिया को इजाजत रूस से लेने की मिल सकती है, आपने नोट किया होगा कि जब वो नेतन्याहू ने लेकर दी या किसी ने भी लेकर दी जब जंग लगी, तो हमें क्यों नहीं मिल सकती? हम नेक्स्ट डोर नेबर भी हैं, नंबर 1। दूसरा, हम गुड बुक्स में भी दोनों तरफ के भी हैं। राइट। एंड आपको नजर आ रहा है कि हम फर्दर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के भी हवाले से कुछ उस पर पेशरफ के लिए पुश कर सकेंगे? पॉसिबली मैं तो यही कह रहा हूं ना कि हम डिविडेंड उसी में करेंगे ना, कि हम वैल्यू ऐड ये करें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस वक्त रियलाइज हुआ है कि हमने कितनी सिंसेरिटी से किया, और सबसे ज्यादा इफेक्टिवली हमें इंस्पाइट ऑफ बीइंग नेबर, हम तेल बहुत मुश्किल से लेते रहे, ईरान से तो ऑलमोस्ट नहीं ले सकते, जिसकी वजह से महंगा है। तो हमें तो ये डिविडेंड लेके ये एडवांटेज को कन्वर्ट करना चाहिए। होपफुली मेरी तो रिक्वेस्ट भी होगी गवर्नमेंट से इसको परसू किया जाए। राइट। थैंक यू सो मच चिश्ती साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।